बच्चों, मैं डॉक्टर गिनी ब्रांच। आज आप फिर इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स आपका पाठ्यक्रम बीपीएससी 132 भारतीय सरकार एवं राजनीति का अध्ययन करेंगे। पिछले सेशन में जब हमने आपको ये इंट्रोड्यूस किया था भारतीय सरकार एवं राजनीति, उसमें हमने आपको ये बताया था कि सबसे पहले राजनीति का अर्थ क्या होता है, सरकार का अर्थ क्या होता है, और इसके साथ ही साथ भारतीय संविधान की जो मुख्य विशेषताएं हैं, वो विशेषताएं हमने विस्तृत रूप से पढ़ी थी। उसमें हमने पढ़ा था कि भारत एक डेमोक्रेसी है, यानी कि एक प्रजातंत्र व्यवस्था है। हमारे यहाँ जो हमारा प्रियम्बल है, जो हमारी प्रस्तावना है, जिसे हम भारतीय संविधान को समझने की चाबी मानते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि अगर हमें ये समझना है कि संविधान क्या है या संविधान में हमारी एस्पिरेशंस क्या है, हम क्या किन उद्देश्यों की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो वो उद्देश्य हमें किस में मिलते हैं? प्रस्तावना में मिलते हैं। और प्रस्तावना के माध्यम से हम संविधान को विस्तृत रूप से समझ पाते हैं। जो हमारी प्रस्तावना है उसमें ये कहा गया है कि भारत एक संप्रभु राज्य है। संप्रभुता का अर्थात हमने आपको बताया था, अर्थ आपको बताया था। संप्रभुता मतलब जब हम किसी अन्य देश के अधीन नहीं है, अर्थात 1947 से पहले जब भारत इंडिपेंडेंट नहीं था, तब वह ब्रिटिशर्स के अंडर था, तो तब हम संप्रभु नहीं थे। और 1947 के बाद क्या हुआ? हम एक संप्रभु राज्य बने। क्यों? क्योंकि हमें इंडिपेंडेंस मिली। और इसका अर्थ ये है कि हम अपने आंतरिक एवं बाह्य निर्णय, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स जो होते हैं, उस पे हम क्या कर सकते हैं? निर्णय ले सकते हैं। और ये जो इंडिपेंडेंस है, ये किसकी है? ये गवर्नमेंट की है, डिसीजन मेकिंग में। और ये उस गवर्नमेंट को किसने बनाया है? जनता ने बनाया है। तो संप्रभुता का अर्थ क्या है? दैट हम स्वतंत्र हैं अपने आंतरिक एवं बाह्य निर्णय लेने के लिए। फर्स्ट। दूसरा, हमने आपको बताया था कि भारत एक प्रजातंत्री व्यवस्था है। प्रजातंत्री व्यवस्था का मतलब क्या होता है? प्रजातंत्री व्यवस्था मतलब जो शक्तियां हैं वो किसके हाथ में है? वह जनता के हाथ में है। जनता अपनी सरकार चुनती है, अपने प्रतिनिधि चुनती है, वह प्रतिनिधि मिलकर एक सरकार बनाते हैं। और उन प्रतिनिधियों का कार्य क्या होता है? उन प्रतिनिधियों का कार्य होता है कि वह अपने निर्वाचन क्षेत्र, जिस क्षेत्र से उनका निर्वाचन हुआ है, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से उनका निर्वाचन हुआ है, वहां के लिए वो प्रोग्राम्स, पॉलिसीज लेके आए, डेवलपमेंट के लिए फंड्स लेके आए, ताकि उस निर्वाचन क्षेत्र का वह ज्यादा से ज्यादा विकास कर सके। इसके साथ ही साथ हमने आपको गणतंत्र व्यवस्था समझाया था। गणतंत्र व्यवस्था क्या होती है? गणतंत्र व्यवस्था को आप इस तरह से समझते हैं कि शक्तियां जनता के हाथ में है, तथा हर 5 वर्ष के बाद, जैसे अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश के निर्वाचन, अभी उत्तर प्रदेश में इलेक्शंस हुए थे, तो ये क्या है? ये गणतंत्र व्यवस्था दिखाता है कि प्रत्येक 5 वर्ष के बाद एक नई सरकार आएगी जिसे जनता चुनेगी। और जनता के माध्यम से क्या होगा? उनका निर्वाचन होगा, वह प्रत्यक्ष माध्यम से, डायरेक्ट इलेक्शंस, और फिर वह अपने प्रतिनिधियों द्वारा अपने राज्य पे क्या करेंगे? शासन करेंगे। अच्छा, इसके साथ ही साथ हमने आपको बताया था कि भारत में जो संविधान है उसने कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एवं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, अर्थात मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें हमने आपको ये समझाया था कि मौलिक अधिकार और मानव अधिकार दोनों में अंतर होता है। जो मौलिक अधिकार होते हैं वह एक राज्य अपने नागरिकों को देता है, और जो मानव अधिकार है वह सार्वभौमिक है, वह यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मतलब कि क्योंकि एक मनुष्य की तरह उसका जन्म हुआ है, तो एज अ ह्यूमन बीइंग उसके क्या राइट्स हैं, उसके क्या अधिकार हैं, वह मानव अधिकार के तहत आता है। और फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? मौलिक अधिकार, वह अधिकार जो एक राज्य अपने नागरिकों को देता है। अच्छा, फिर हमने आपको समझाया था मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती हैं? यह नागरिकों के कर्तव्य हैं अपने राज्य के प्रति। अर्थात एक नागरिक होने के नाते, एक भारतीय नागरिक होने के नाते हमारे क्या कर्तव्य हैं, जैसे कि हम अपने अपने राष्ट्र का नाम हमेशा गौरव ऊंचा रखें, जो हमारी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज हैं हम उन्हें डिस्ट्रॉय ना करें, जो गवर्नमेंटल प्रॉपर्टीज हैं हम उन्हें डिस्ट्रॉय ना करें। तो एक नागरिक के होते हुए हमारी क्या भूमिकाएं हैं, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हमारे क्या रोल्स हैं, वो आता है किसमें? फंडामेंटल ड्यूटीज में, यानी मौलिक कर्तव्यों में।
और इसके साथ ही साथ हमने आपको बताया था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व किनके लिए हैं? वह सरकारों के लिए हैं, कि सरकारों को अपने जो कानून बनाने हैं, जो लॉज बनाने हैं, उनका आधार क्या होना चाहिए, उनका बेस क्या होना चाहिए, वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दिया हुआ है। अच्छा, इसके साथ ही साथ आप ये समझिए कि ये डायरेक्ट जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा लागू किए जा सकते हैं। अर्थात अगर इनका हनन होता है तो हम रिट्स के माध्यम से, याचिकाओं के माध्यम से उनको सुरक्षित कर सकते हैं। लेकिन जब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करते हैं, तो वह वहां पे ऐसा कोई भी कानून या ऐसा कोई भी नियम लागू नहीं होता है। अच्छा, एक चीज और आपसे हमने डिस्कस करी थी कि भारत जो है वो क्या है, वह एक लोक कल्याणकारी राज्य है। लोक कल्याणकारी राज्य मतलब भारत एक वेलफेयर स्टेट है। आज के समय में हम ये मानते हैं कि विश्व के सारे राज्य जो हैं जहाँ पे प्रजातंत्री व्यवस्था आपको मिलती है, हम उन राज्यों की बात नहीं कर रहे हैं जहाँ पे मोनार्की है या जहाँ पे डिक्टेटरशिप है, हम उन राज्यों की बात नहीं कर रहे हैं जहाँ पे एक तरह से आप देखते हैं तानाशाही है, ठीक है। हम प्रजातंत्री राज्यों की अगर बात करें तो प्रजातंत्री राज्य जो आज के जमाने में है, उनको हम वहां पे लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित होते हैं, यानी वेलफेयर स्टेट। और वेलफेयर स्टेट से मतलब क्या है, दैट राज्य जो है वो ज्यादा से ज्यादा अपने नागरिकों के उद्धार के लिए काम करते हैं, अपने नागरिकों के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। वह ऐसे प्रोग्राम्स और पॉलिसीज, वह ऐसी नीतियां लेके आते हैं जिनके माध्यम से जो नागरिक हैं उनका ज्यादा से ज्यादा विकास हो सके, उनका डेवलपमेंट हो सके। अब डेवलपमेंट से मतलब है इकोनॉमिक भी, और इससे मतलब है पॉलिटिकल भी, ठीक। अच्छा, आज जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वह है भारतीय विधायिका एवं कार्यपालिका, यानी कि जो विधायिका लेजिस्लेचर एवं कार्यपालिका अर्थात हमारा एग्जीक्यूटिव। भारतीय विधायिका एवं कार्यपालिका समझने से पहले आपको ये समझना जरूरी है, जो भारतीय व्यवस्था है वह एक संसदीय व्यवस्था है। देखिए, जो गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। जो गवर्नमेंट के यानी सरकार की जो संरचनाएं होती हैं, वह आप मूलतः देखेंगे कि वो दो प्रकार की होती हैं। या तो वो ये डेमोक्रेटिक सिस्टम का हम आपको बता रहे हैं, या तो वो संसदीय होंगी या फिर वो राष्ट्रपति व्यवस्था होंगी। संसदीय अर्थात पार्लियामेंट्री व्यवस्था होगी या प्रेसिडेंशियल व्यवस्था होगी। जब हम पार्लियामेंट्री व्यवस्था की बात करते हैं तो वहां पे आपको, आप अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, वहां पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसका बेसिकली 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन 3 अंगों से, ये 3 पिलर्स जो हैं, ये किसी भी राज्य को सुचारू रूप से चलाने में कारगर होते हैं, एक तरह से इसमें सहयोग करते हैं। जब हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम में आते हैं यानी राष्ट्रपति व्यवस्था में आते हैं, तो राष्ट्रपति, जैसे कि आप यूएसए का एग्जाम्पल लेंगे राष्ट्रपति व्यवस्था में, तो वहां पे भी हमें ये 3 अंग मिलते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी वहां पे भी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन संसदीय और राष्ट्रपति व्यवस्था में एक अंतर होता है। वो अंतर ये होता है कि संसदीय व्यवस्था में विधायिका और कार्यपालिका के मध्य आपको घनिष्ठ संबंध मिलेगा। ये हमने आपको लास्ट में भी समझाया था और हमने कहा था कि हम अगले सेशन में आपको इस पे विस्तार में समझाएंगे। विधायिका और कार्यपालिका घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है एक संसदीय व्यवस्था में। और जब हम राष्ट्रपति व्यवस्था की बात करते हैं तो वहां पे हम पृथकीकरण पाते हैं, शक्तियों का पृथकीकरण, यानी कि अर्थात लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के मध्य सेपरेशन ऑफ पावर्स होता है, शक्तियों का पृथकीकरण। अच्छा, इससे मतलब क्या है, जब हम इंडियन सिस्टम देखते हैं, भारतीय व्यवस्था, इसमें जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली में हम ये देखते हैं कि लेजिस्लेचर जो है, अगर आपको हम बहुत बेसिक समझाएं तो आप इसको इस तरह से समझिए। लेजिस्लेचर से हमारा अर्थ क्या है? लेजिस्लेचर से हमारा अर्थ है कि हमारे पास राष्ट्रपति हैं, हमारे पास लोकसभा है और हमारे पास राज्यसभा है, ठीक। ये हो गई हमारी विधायिका। जब हम कार्यपालिका में आते हैं तो हमारा कार्यपालिका से अर्थ क्या है कि हमारे पास प्रधानमंत्री है, हमारे पास उन कैबिनेट है यानी मंत्रिमंडल है, या आप कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, यानी कि पूरी की पूरी मंत्री परिषद है, ठीक।
अब जब हम प्राइम मिनिस्टर जो हमारे हैं वो जाके बैठते कहाँ हैं, अगर हम देखें उनका प्रतिनिधित्व या वो जाके अपनी बात रखते कहाँ हैं, तो वो जाके अल्टीमेटली हम देखते हैं वो लोकसभा में बैठते हैं। तो लोकसभा में ही वो अपनी बात रखते हैं और कहा जाता है लेजिस्लेचर इज एग्जीक्यूटिव इज क्रिएटेड आउट ऑफ द लेजिस्लेचर, यानी कि कार्यपालिका का जो गठन है वह विधायिका में से ही होता है। तो इसलिए हम ये मानते हैं कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के मध्य क्या है, घनिष्ठ संबंध है। वहीं अगर आप यूएसए का स्ट्रक्चर देखेंगे तो यूएसए के स्ट्रक्चर में क्या होता है, जैसे आप ये देखें यूएसए के स्ट्रक्चर में हमें क्या मिलता है, यूएसए के स्ट्रक्चर में लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी है। लेजिस्लेचर के तहत यानी वहां पे उनको जो वहां की पार्लियामेंट है उसको कांग्रेस कहा जाता है। तो कांग्रेस के दो सदन, जैसे भारत में लोकसभा राज्यसभा है, वहां पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट है। और जब एग्जीक्यूटिव आता है वहां पे, तो एग्जीक्यूटिव है वहां के प्रेसिडेंट एवं वाइस प्रेसिडेंट। जो पद, जो शक्तियां भारतीय प्रधानमंत्री के पास हैं, वो पद और वो शक्तियां यूएस में वहां के राष्ट्रपति के पास हैं। अर्थात यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो है वो पावरफुल होते हैं, वो शक्तिशाली होते हैं। जब हम यूएस की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, तो वहां पे हम जो राष्ट्रपति हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, उन्हें शक्तिशाली मानते हैं। अगर हम एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो हम ये मानते हैं कि उस तुलना में भारतीय जो प्रधानमंत्री हैं और जो यूएस के राष्ट्रपति हैं, उन दोनों के जो क्या कहेंगे जो शक्तियां हैं वह एक प्रकार से हैं, क्योंकि यहाँ पे हम मानते हैं प्रधानमंत्री शक्तिशाली हैं बिकॉज ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, वो सरकार के अध्यक्ष हैं। और वहां पे जो यूएस में जो प्रेसिडेंट है, ही इज बोथ हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड हेड ऑफ द स्टेट, यानी कि वो राज्य के भी अध्यक्ष हैं और वह सरकार के भी अध्यक्ष हैं। अच्छा, जब हम विधायिका पे आते हैं तो विधायिका शब्द लैटिन शब्द लैक्स से लिया गया है, जिसका अर्थ है विशिष्ट प्रकार का कानूनी नियम। विशिष्ट प्रकार का कानूनी नियम अर्थात लीगल रूल। जो नियम बनाने का या कानून बनाने का जो अधिकार है या कानून बनाने का जो रोल है, वो भूमिका है, वो कौन निभाता है, वो निभाता है हमारा विधायिका, हमारा लेजिस्लेचर। विधायी संरचना के दो मॉडल हैं, संसदीय और अध्यक्षीय, जो अभी हमने आपको समझाया, पार्लियामेंट्री एवं प्रेसिडेंशियल। संसदीय मॉडल में कार्यपालिका का चयन विधायिका द्वारा अपने सदस्यों में से ही किया जाता है, इसलिए कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका क्या होती है, वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसे आप इस तरह से समझिए, भारतीय व्यवस्था में जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ द स्टेट है और वो नॉमिनल हेड है, अर्थात वह नाम मात्र के अध्यक्ष हैं। इन एक पार्लियामेंट्री सिस्टम में अगर हम इंडियन एग्जाम्पल लेंगे, पार्लियामेंट्री सिस्टम भी दो तरीके का होता है। एक भारतीय व्यवस्था आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं, एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इंग्लैंड का। इंग्लैंड में भी संसदीय व्यवस्था है, पर उनकी व्यवस्था हमारी व्यवस्था से भिन्न है। कैसे भिन्न है कि भारतीय व्यवस्था में हम देख रहे हैं हेड ऑफ द स्टेट कौन है, राज्य के अध्यक्ष। राज्य के अध्यक्ष प्रेसिडेंट है। और जब हम बात करते हैं राज्य के अध्यक्ष कौन है, राज्य के अध्यक्ष प्रेसिडेंट है। और जब हम उसकी बात करते हैं क्या कहते हैं गवर्नमेंट की, हेड ऑफ द गवर्नमेंट की, तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है हमारे प्रधानमंत्री। जब हम यूके का एग्जाम्पल लेते हैं तो यूके में जो हेड ऑफ द स्टेट है या जिनको आप कहते हैं वहां पे जो अध्यक्ष हैं सबसे राष्ट्रपति के अनुसार, वो कौन है, वहां के मोनार्क है। और उसके बाद जो गवर्नमेंट के हेड हैं वो कौन है, प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इसलिए संसदीय व्यवस्था भी कई प्रकार की हो सकती है। भारतीय व्यवस्था में हम पाते हैं कि दो तरीके की यहाँ पे कार्यपालिका एग्जिस्ट करती है। दो तरीके की कार्यपालिका, एक है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और एक है रियल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल मतलब नाम मात्र के, जिनके पास नाम मात्र की शक्तियां हैं, अर्थात कम शक्तियां हैं। और वास्तविक कार्यपालिका, वास्तविक से मतलब जिनके पास रियल पावर्स हैं, वास्तविक शक्तियां हैं। तो नॉमिनल में कौन हो गए, हमारे राष्ट्रपति हो गए, और हमारे रियल में कौन हो गए, रियल में हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए। अच्छा, इसके साथ ही साथ हम देखते हैं जो लेजिस्लेटिव सिस्टम होता है उसमें इसको जो ये दो सदनीय व्यवस्था है, लोकसभा और राज्यसभा, इसको कहा जाता है बाइकेमरल सिस्टम, अर्थात द्विसदनीय व्यवस्था। जैसे आप देखते हैं नेशनल लेवल पे राज्यसभा और लोकसभा है,
जब हम स्टेट लेवल पे आते हैं, यानी अब जैसे आपने देखा उत्तर प्रदेश में भी इलेक्शंस जो हुए तो वो किसके थे, वो लोकसभा, वो विधानसभा के इलेक्शंस थे। तो स्टेट लेवल पे हमें क्या मिलता है, विधानसभा और विधान परिषद, और नेशनल लेवल पे हमें क्या मिलता है, लोकसभा और राज्यसभा। अच्छा, जब नेशनल लेवल पे हम एक देखें कि शक्तिशाली सदन कौन सा है, तो वह लोकसभा है, क्योंकि जनता, वो लोगों की सभा है, जनता की सभा है, तो इसलिए वहां पे जनता द्वारा चुने गए हुए जो प्रतिनिधि होते हैं उन्हें वहां भेजा जाता है। वो वहां बैठते हैं, अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्णय लेते हैं, तो इसलिए लोकसभा एक ज्यादा शक्तिशाली सदन माना जाता है। और राज्यसभा क्या होता है, वह राज्यों की सभा है, दैट मीन्स वहां पे स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन होता है, तो इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, वह एक कम शक्तिशाली सदन है। अच्छा, जब हम आते हैं अपने स्टेट लेवल पे, तो स्टेट लेवल में हम विधान परिषद हर राज्य में नहीं होता है। कुछ राज्य जैसे उनका फाइनेंस एक इशू हो सकता है, बेसिकली कहा जाता है कि खर्चे की वजह से वह कम, क्योंकि जब विधान परिषद बनाएंगे तो फिर उसको सदन का क्रिएशन, फिर उस हिसाब से इलेक्शंस कराने होते हैं, उन खर्चों को मद्देनजर रखते हुए हर राज्य विधान परिषद को स्टैब्लिश नहीं करता है। यह कुछ राज्यों में ही पाया जाता है। विधानसभा जो है वह हर राज्य में मिलती है, और जो स्तर लोकसभा का नेशनल लेवल पे है, वह स्तर विधानसभा का स्टेट लेवल पे। परंतु जो विधानसभा है, अगर आप उसे लोकसभा से कंपेयर करेंगे कि ज्यादा शक्तिशाली कौन सा है, तो वह बट ऑब्वियस है कि वो लोकसभा होगा, क्योंकि वो नेशनल स्तर पे है, उसकी एक ओवर पावरिंग अथॉरिटी रहती है स्टेट लेजिस्लेचर पे। पास्ट में आपके पास, आप देखेंगे कभी आप रेगुलर पॉलिटिक्स में, तो ये देखा जाता है कि जिन स्टेट्स में अगर सेंटर और स्टेट में सेम पार्टी की गवर्नमेंट है, तो उनके बीच में हम एक मधुर संबंध पाते हैं। और अगर सेंटर में डिफरेंट पार्टी की गवर्नमेंट है और स्टेट में डिफरेंट पार्टी की गवर्नमेंट है, तो हम एक टसल देखते हैं, एक फ्रिक्शन अक्सर देखा जाता है, एक कॉन्फ्लिक्ट अक्सर देखा जाता है सेंटर और स्टेट के रिलेशंस में। तो केंद्र और राज्य के जो संबंध हैं वो काफी हद तक गवर्नर द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, क्योंकि गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन करता है, जो वहाँ के राज्यपाल होते हैं, उनका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और राष्ट्रपति अगेन कहाँ से आते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव होता है इलेक्टोरल कॉलेज से, जिसमें कि लोकसभा की एक बहुत विशेष भूमिका होती है। और राष्ट्रपति कोई भी निर्णय अपने द्वारा नहीं लेते हैं, उनके पास कोई विशेष शक्तियां नहीं होती हैं, तो इसलिए ये कहा जाता है कि राष्ट्रपति सरकार की सुन के निर्णय लेते हैं, और इसी वजह से राष्ट्रपति के थ्रू गवर्नमेंट जो है वो स्टेट पे कंट्रोल बनाने की कोशिश करती है। उनका एक प्रयास होता है कि वह स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं उनके ऊपर अपनी एक अथॉरिटी, अपना एक कंट्रोल बनाए रखें। अच्छा, इसके साथ नेक्स्ट हम देखेंगे, भारत में विधायिका दो स्तरों पे मौजूद है, जो अभी हमने आपको समझाया। भारत की संसद पे प्रथम है, दूसरा राज्य स्तर पे अर्थात राज्य विधानमंडल। अनुच्छेद 79 के प्रावधानों के तहत संघ की संसद में एक राष्ट्रपति और दो सदन होंगे, राज्यसभा जो कि हमारा उच्च सदन है, और लोकसभा जो कि हमारा निचला सदन है। भारत की सदन जो संविधान की रचना है, भारत जो सदन है इसको बनाया किसने है, संविधान द्वारा रचित है। ये लोगों का सर्वोच्च प्रतिनिधि प्राधिकरण है, अर्थात सुप्रीम रिप्रेजेंटेटिव अथॉरिटी ऑफ द पीपल। जो अभी हमने आपको समझाया, सेंट्रल लेवल पे हमारे पास राज्यसभा और लोकसभा है, और स्टेट लेवल पे हमारे पास विधानसभा और विधान परिषद है। अच्छा, अमेरिकी राष्ट्रपति विधायिका का हिस्सा नहीं होते हैं। भारत का राष्ट्रपति भारतीय संसद का एक अभिन्न अंग है। अच्छा, जो भारतीय राष्ट्रपति हैं, जैसा अभी हमने आपको समझाया कि ऐसा माना जाता है कि भारतीय राष्ट्रपति के पास कोई विशेष शक्तियां नहीं होती हैं। जितनी सरकार, जैसे अगर कॉन्स्टिट्यूशन वाइज देखा जाए तो सारे निर्णय इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, अर्थात राष्ट्रपति के नाम पे लिए जाते हैं। जैसे फॉरेन डिग्नेटरीज को बुलाया जाता है, प्राइम मिनिस्टर अगर उनको रिसीव कर रहे हैं, या वो प्राइम मिनिस्टर बाहर के देशों में जा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, ये सारे जो काम होते हैं, वट एवर वर्क्स आर डन, ये सारे के सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम पे किए जाते हैं। परंतु राष्ट्रपति का कोई विशेष निर्णय इसमें नहीं होता है। निर्णय किनका होता है, निर्णय होता है प्रधानमंत्री का। परंतु इसका अर्थात, इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति बिल्कुल ही शक्तिशाली नहीं है। उनके पास एक विशेष शक्ति है जिसे कहा जाता है स्वविवेक की शक्ति, अर्थात डिस्क्रिशनरी पावर्स। डिस्क्रिशनरी पावर्स से मतलब ये है
जब एक सरकार बनानी होती है तो सरकार को बनाने का निर्णय किसका होता है, मतलब इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस के बाद जब गवर्नमेंट बनती है तो अगर मेजोरिटी आ गई गवर्नमेंट पार्टीज के पास तो वो सही है, वो इजी है अपॉइंट करना प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि कहा जाता है द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी, बहुमत दल के नेता को हम प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित कर देते हैं। परंतु अगर एक सिचुएशन ऐसी आती है जहां पे किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं है, बहुमत का अभाव है, उस स्थिति में किसको ये चांस देना चाहिए कि वह अपनी बहुमत प्रूफ करे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, वो अधिकार या वो जो विवेकाधीन जो वो विवेक है या वो जो डिस्क्रिशनरी पावर है वो किसके पास होता है, वह राष्ट्रपति के पास होता है। तो राष्ट्रपति को ये समझा जाता है कि उनके पास कोई विशेष शक्तियां नहीं होती हैं, परंतु डिस्क्रिशनरी पावर जो है, स्वविवेक की जो शक्ति है, वह उनकी सबसे बहुमूल्य शक्ति है, क्योंकि उसी के आधार पे वह गवर्नमेंट को बना सकते हैं या गवर्नमेंट को गिरा सकते हैं। जैसे पास्ट में इसमें कहा जाता है कि क्या राष्ट्रपति के पास सजेशंस एडवाइस देने का अधिकार है, तो हम ये मानते हैं जैसे प्रधानमंत्री हैं, अगर उनको किसी विशेष रूप से किसी मुद्दे पे किसी विषय पे राष्ट्रपति के अगर विचार विमर्श करना है तो राष्ट्रपति उनको अपनी एडवाइस दे सकते हैं, परंतु उस एडवाइस को मानना या ना मानना ये किसके ऊपर है, ये प्रधानमंत्री के ऊपर है। राष्ट्रपति द्वारा दी गई एडवाइस, दिया गया मशवरा मानना है या नहीं मानना है, यह प्रधानमंत्री के ऊपर निर्भर करता है। अच्छा, इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री का भी एक विशेष रोल ये है कि उनका ये उत्तरदायित्व है, प्रधानमंत्री का यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह जो भी निर्णय ले रहे हैं, क्योंकि वह इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट होते हैं, सारे निर्णय राष्ट्रपति के नाम पे लिए जाते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उनकी ड्यूटी है कि वह सारे निर्णयों की जानकारी राष्ट्रपति को अवश्य दें। राष्ट्रपति, जैसे आप देख सकते हैं, राष्ट्रपति किसी भी समय सदन का एक सत्र या दूसरे सत्र में बुलाते हैं और सत्रवसान करते हैं, अर्थात वह सम्मन कर सकते हैं, यानी वो राष्ट्रपति गवर्नमेंट को एक बैठक बुला सकते हैं या फिर प्रोरोग कर सकते हैं, और लोकसभा को भंग करने की भी शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। जैसे आप पास में देखें, जब इमरजेंसी लागू की गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा, पास्ट में ये कहा जाता है कि राष्ट्रपति जनरली जो गवर्नमेंट होती है, स्पेशली जो प्राइम मिनिस्टर होता है, उसके साथ उनका एक कॉन्फ्लिक्ट चल सकता है, बट वो एक तरह से उनका थॉट जो विचार हैं उसमें डिफरेंसेस आ सकते हैं, बट वो डिफरेंसेस जो है, जैसे कहा जाता है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे पहले प्रेसिडेंट थे, वह कई मामलों में नेहरू जी की बातों का समर्थन नहीं करते थे, कई चीजों में वह उनसे अग्री नहीं करते थे। तो ये एक एस्पेक्ट हो सकता है जहाँ पे वह प्रत्यक्ष रूप से अपनी किसी बात पे अगर वो नहीं अग्री करते हैं तो वह उसे व्यक्त कर सकते हैं, बट अदरवाइज अगर जनरल फंक्शनिंग में हम देखते हैं तो ये माना जाता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी बात ही प्रेसिडेंट जो है वो मानते हैं। और अगर लोकसभा को भंग भी किया जाता है तो वह लोकसभा भंग करने की भी राय उन्हें कौन देता है, वह उन्हें प्रधानमंत्री द्वारा ही मिलती है। अच्छा, भारत के राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूप से भारत के लोगों द्वारा नहीं चुने जाते हैं, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से कैबिनेट के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। तो आप जो इलेक्शंस का मेथड देखेंगे, जनरली जो इलेक्शंस का मेथड होता है वह दो प्रकार का होता है। चुनाव के जो तरीके होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष चुनाव, जैसे हमारे लोकसभा के इलेक्शंस हो गए या हमारे विधानसभा के इलेक्शंस हो गए। इसमें क्या होता है कि जो प्रत्यक्ष जो इलेक्टर्स होते हैं, जो हम जैसे ऐसे वोटर जो होते हैं, मतदाता, वह क्या करते हैं, वह अपना मत का प्रयोग करते हैं और मत का प्रयोग करने के बाद वह जनता के प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधि जो हैं वह इलेक्ट हो जाते हैं और वो जाके अपना जहाँ विधानसभा या लोकसभा में बैठ जाते हैं। जब हम बात करते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव की, तो जैसे कि इंडियन प्रेसिडेंट है, यूएस के प्रेसिडेंट हैं, इनका अमेरिका के, इसमें ये क्या है, इनका अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव से मतलब क्या है, जो मतदाता हैं वह अपने मत का प्रयोग करके एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं, जहां पे वह अपने चुने हुए जो सदस्य हैं उनको भेजते हैं, और फिर जो इलेक्टोरल कॉलेज है वह फर्दर अपने मतों का प्रयोग करता है और वह एक अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि को बिठाता है, या निर्वाचित प्रतिनिधि एक प्रतिनिधि का निर्वाचन करता है। तो जो चुनाव के प्रकार होते हैं वह बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में प्रत्यक्ष चुनाव और अप्रत्यक्ष चुनाव। प्रत्यक्ष चुनाव जिसमें हम अपने प्रतिनिधि को सीधे चुनते हैं,
और अप्रत्यक्ष चुनाव जिसमें हम अपने प्रतिनिधि को सीधे नहीं चुनते हैं, वह इंटरमीडियरीज के थ्रू अर्थात इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू हम अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। अच्छा, इसमें उनका अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। राष्ट्रपति प्रत्यक्ष शक्तियों का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन उनके पास अधीनस्थ शक्तियां होती हैं। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति को बहुत ही दुर्लभ मामले छोड़ के, मतलब कुछ मामलों को छोड़कर, प्रधानमंत्री और कैबिनेट के सदस्यों का अनुमोदन की आवश्यकता होती है। चूंकि लोकसभा को कैबिनेट सदस्यों और प्रधानमंत्री द्वारा चलाया जाता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। इसको आप इस तरह समझिए, जब इमरजेंसी लागू की गई थी इंदिरा गांधी के समय पे, उस समय पे भी राष्ट्रपति को ये कहा गया था इंदिरा गांधी के द्वारा कि आप इमरजेंसी को लागू करिए। और इस वजह से हम ये मानते हैं कि राष्ट्रपति जो है, भारतीय राष्ट्रपति, वह एक नॉमिनल हेड है, वह नाम मात्र के अध्यक्ष हैं, क्योंकि उनके पास कोई विशेष शक्तियां नहीं है। और एक विशेष शक्ति हमने आपको बताई, वो कौन सी है? वह है, उनके पास ये अधिकार है कि वह अपने स्वविवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं जब किसी गवर्नमेंट को अपॉइंट करना हो। अच्छा, भले ही विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो गया हो, परंतु राष्ट्रपति की सहमति के बिना कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता। अर्थात जब संसद में कोई भी जब लोकसभा से, राज्यसभा से कोई भी विधेयक पारित होता है, तो उसे कानून का दर्जा तभी मिलेगा जब राष्ट्रपति द्वारा उस पे हस्ताक्षर किए जाएंगे। राष्ट्रपति जब तक हस्ताक्षर नहीं करते हैं या अपनी सहमति नहीं देते हैं, तब तक कोई भी विधेयक कानून का रूप नहीं ले सकता। अच्छा, इसमें एक पॉइंट ये भी आता है कि राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वह, अगर उनके हिसाब से या उनके अनुसार उस बिल में या उस विधेयक में कोई विशेष चेंज या किसी संशोधन की आवश्यकता है, तो वह पुनः विचार विमर्श के लिए उस विधेयक को वापस भेज सकते हैं लोकसभा के पास पुनर्विचार के लिए। परंतु ये लोकसभा के ऊपर निर्भर करता है कि वह उस राष्ट्रपति द्वारा दिए गए जो संशोधन उन्होंने सजेस्ट किए हैं, उस हिसाब से या उसके अनुसार कोई चेंज ला रहे हैं या नहीं ला रहे हैं, ये निर्णय लेने का अधिकार किसका है? ये लोकसभा का है। और लोकसभा उसे चेंजेस के साथ या चेंजेस के बिना वापस राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेज सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति की सहमति, उनके हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधेयक कानून का रूप नहीं ले सकता। अच्छा, राष्ट्रपति के पास दोनों सदनों के सत्र में ना होने पर अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार है, लेकिन वह प्रवृत्ति में अस्थायी होते हैं। अच्छा, एक स्थिति ऐसी जिसमें कोई भी सदन जो है, लोकसभा स्पेशली, अगर वो सेशन में नहीं है या वो अपना जो उसका बेसिक काम है, कानून बनाना, कानून का निर्माण करना, या वो नहीं कर पा रहा है, वो सत्र में नहीं है, उस सिचुएशन में राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वह क्या कर सकते हैं? वह ऑर्डिनेंसेस, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। वह, उनकी जो अवधि होती है वह 6 महीने तक की होती है मोस्टली, और इसीलिए उसको कहा जाता है कि वह अस्थायी है रूप में। और राष्ट्रपति को उन ऑर्डिनेंसेस के माध्यम से ये अधिकार है कि वह जो भी एरिया का वो कानून बना रहे हैं, उस 6 महीने की अवधि के लिए वह उस कानून के आधार पे उस राज्य को या कंट्री को चला सकते हैं। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि प्रेसिडेंट क्या है? प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। राष्ट्रपति राज्य के अध्यक्ष हैं। फिर उन्हें कहा जाता है द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के पहले नागरिक। राष्ट्रपति को भारत के पहले नागरिक क्यों कहा जाता है? इसकी एक वजह है, क्योंकि अभी जो हमने आपको समझाया कि राष्ट्रपति के नाम से ही सारे काम किए जाते हैं, प्रधानमंत्री भी सारे काम उन्हीं के नाम से करते हैं, इसलिए राष्ट्रपति को फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जाता है। वह नाम मात्र के अध्यक्ष हैं, नॉमिनल हेड है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ही इज अ सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटेग्रिटी एंड सॉलिडारिटी। अर्थात वह एकता, अखंडता के जो हैं, वह एक तरह से वो इसके सिंबल हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है? वह इसलिए है, जो लोकसभा में जो सरकार जो बनती है, हमारी जो गवर्नमेंट बनती है, वो कहा जाता है कि वो अस्थायी होती है, क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी गिराई जा सकती है। ठीक है, ये थ्योरी में है, आप इसको एक थ्योरी की तरह समझिए कि गवर्नमेंट कभी भी गिराई जा सकती है, इसलिए हम ये मानते हैं कि वो एक लेस स्टेबल सरकार का गठन होता है। प्रेसिडेंट जो है, उनको सिर्फ इम्पीचमेंट के माध्यम से हटाया जा सकता है, अन्यथा उन्हें नहीं हटाया जा सकता है।
तो इसलिए प्रेसिडेंट को, क्योंकि वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी हैं, इसलिए उन्हें एक सिंबल ऑफ यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, एकता और अखंडता और सॉलिडारिटी का एक सिंबल माना जाता है कि उनके माध्यम से हम विश्व को, अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं एक वैश्विक स्तर पे, भारतीय राष्ट्रपति के माध्यम से। ठीक, अच्छा, इसके बाद हमने आपको भी यूएस का स्ट्रक्चर समझाया था। प्रेसिडेंट हो गए, प्रेसिडेंट के बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो लेजिस्लेचर के अंतर्गत आता है, प्रेसिडेंट, देन लोकसभा। अच्छा, लोकसभा संसद का निचला सदन है। जनता सीधे अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। सदन की अधिकतम शक्ति 552 सदस्य है। 530 राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, तथा 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं, यदि राष्ट्रपति की राय में एंग्लो इंडियन समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हुआ होता है तो। अच्छा, इसको आप सदन की जो अधिकतम शक्ति है, इसको हमने आपको समझाया था कि जब लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं तो लोकसभा के इलेक्शंस में पूरे राज्य को निर्वाचन क्षेत्रों में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, इसे ध्यान से समझिएगा। पूरे राज्य को निर्वाचन क्षेत्रों अर्थात कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर दिया जाता है, और जितने निर्वाचन क्षेत्र हैं उतनी सीट्स लोकसभा में होती हैं। हर निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य का निर्वाचन होता है, एक सदस्य इलेक्ट होता है, और वह लोकसभा में जाके अपने निर्वाचन क्षेत्र का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है, और उसके बाद वो वहां पे जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को वहां पे रखता है। उन समस्याओं के लिए वह फंड्स लाते हैं, प्रोग्राम्स और पॉलिसीज के माध्यम से वह अपने निर्वाचन क्षेत्र का क्या करते हैं, उद्धार करने का, एक तरह से विकास करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा उनका भी चुनाव होता है। अच्छा, केंद्र शासित प्रदेश कौन से हुए, जिनको हम कहते हैं यूनियन टेरिटरीज। ये आप देख सकते हैं, जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार, दिल्ली एंड लद्दाख। ये जो है इन्हें यूनियन टेरिटरी कहा जाता है, यानी केंद्र प्रशासित राज्य। ये यूनियन टेरिटरीज जो हैं, ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंतर्गत इनका क्रिएशन किया गया था। और इनको यूनियन टेरिटरी का दर्जा क्यों दिया गया? ऐसा माना गया कि वो राज्य जो किन्हीं वजहों से, जैसे आर्थिक वजह हो गई, राजनीतिक वजह हो गई, या हम कहेंगे एक तरह से जैसे जो अन्य नियर बाय जो स्टेट्स हैं उनके साथ अगर ये मिल के नहीं रह सकते हैं, या ये उनसे भिन्न है कल्चरली या किसी ग्राउंड्स पे, तो उन राज्यों को केंद्र शासित राज्यों का दर्जा दिया गया, अर्थात यूनियन टेरिटरीज का दर्जा दिया गया। और ये कहा गया कि ये राज्य जो हैं इन पे सेंटर का डायरेक्ट कंट्रोल होगा, जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा, मतलब इनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा देखा जाएगा। आप इस बात को समझिएगा कि जो हमारे 28 स्टेट्स हैं, हर स्टेट के पास अपनी एक गवर्नमेंट है, हर स्टेट के पास अपनी एक सरकार है, जिसका हर 5 साल में वह चुनाव करते हैं, और वहां पे वो जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य की सरकार है, वो वहां पे सुचारू रूप से अपने राज्य को चलाती है। जब हम यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं तो वहां पे हमें गवर्नमेंट स्ट्रक्चर एब्सेंट मिलता है। वहां पे जो कंट्रोल है वो किसका है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इन्हें डायरेक्टली एडमिनिस्टर किया जाता है। अगर हम एक स्टेट की बात करेंगे तो स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट, सबसे पहले अगर स्टेट में कोई प्रॉब्लम होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसे तलब करेगी, वो स्टेट गवर्नमेंट से पूछेगी। ठीक है, तो स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट का प्रभुत्व होता है। लेकिन जो हम यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं तो वहां पे प्रभुत्व किसका मिलता है, वहां पे हमें प्रभुत्व मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लिए गए निर्णयों से, या एक तरह से आप कहेंगे डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यूनियन टेरिटरीज ये होती हैं। और इसके साथ ही साथ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, मतलब वो जिनको, राष्ट्रपति को अगर ऐसा लगता है कि उनका प्रतिनिधित्व सही तरीके से लोकसभा में नहीं हुआ है, तो फिर वह उनके भी 2 सदस्यों को वहां पे नामांकित कर सकते हैं। अच्छा, सीटों का वितरण जो है लोकसभा में, वह क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर किया गया है, अर्थात राज्यों को सभी राज्यों के कुल जनसंख्या के अनुपात में उनकी जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित की जाती हैं। चुनाव के उद्देश्य से
प्रत्येक राज्य को क्षेत्रीय इकाइयों में, जैसे भी हमने आपको समझाया, कॉन्स्टिट्यूएंसी में विभाजित किया जाता है, जिन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक वयस्क जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है वह मतदान के लिए पात्र है। पहले के समय में अगर आपको पता हो, जैसे जब हम एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में नहीं थे, तो उस समय में ये कहा जाता था जैसे महिलाओं को वोट करने का अधिकार नहीं था। ये विश्व में कई समय से चलती आ रही है एक पहल, जिसके तहत ये कहा गया एवरी सिटीजन इज इक्वल, और इसलिए अब जो वयस्क मताधिकार सिस्टम है, प्रणाली है, इसके अंतर्गत प्रत्येक 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले मनुष्य को वोट करने का अधिकार दिया गया है। सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। इसको कहा जाता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, इंग्लिश में चलता है। इसका मतलब ये है कि जिसे सबसे ज्यादा मत मिले हैं उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा। निचले सदन का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु इसे राष्ट्रपति द्वारा पहले भी भंग किया जा सकता है। तो इसका कार्यकाल जो होता है वह 5 वर्ष का होता है, परंतु जैसे भी हमने आपको समझाया कि राष्ट्रपति के कहने पे इसको क्या किया जा सकता है, इसे पहले भी इसको विघटित किया जा सकता है। लोकसभा का सदस्य होने के लिए एक व्यक्ति को भारत का नागरिक होना आवश्यक है और कानून द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताओं के साथ 25 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। संसद की सदस्यता के लिए कुछ अयोग्यताएं भी दी गई हैं। कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता है, अर्थात वह राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों का सदस्य एक ही समय पे नहीं बन सकता है। किसी व्यक्ति को केंद्र या राज्य सरकार के अधीन लाभ का कोई भी पद धारण करना नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या है? द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। किसी भी व्यक्ति को जो कि सरकार, केंद्र या राज्य सरकार के अधीनस्थ आता हो, उसके पास कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। अदालत द्वारा दिवालिया या विकृत दिमाग का घोषित नहीं किया जाना चाहिए, ये भी एक अयोग्यता है। जब कोई सदस्य बिना पूर्व अनुमति के 60 दिनों की अवधि के लिए सदन के सत्रों से अनुपस्थित रहता है, तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। मतलब उन्हें सूचना देनी होती है, और अगर वो बिना सूचना के बैठ जाएंगे, नहीं आएंगे, तो उस स्थिति में उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। या जब वह स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता को पास प्राप्त कर लेते हैं, तो भी उन्हें भारतीय संविधान के हिसाब से संसद की सदस्यता के लिए अयोग्य पाया जाता है। तो ये है लोकसभा के बारे में आपको एक जानकारी। हमने एक विस्तृत रूप से आपको बताने की कोशिश करी कि लोकसभा क्या है। लोकसभा निचला सदन है। यहाँ पे जनता के प्रत्यक्ष रूप से चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं वह जाके बैठते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होते हैं, निर्वाचन क्षेत्र से इलेक्ट होते हैं। इनकी योग्यता ये है कि ये 25 वर्ष की आयु इनकी पूरी होनी चाहिए। इसके साथ ये भारतीय नागरिक होने चाहिए। इसके साथ ही साथ कानून द्वारा जो भी निर्धारित की गई हो योग्यताएं, वो सब होनी चाहिए। और कुछ अयोग्यताएं भी होती हैं जिनको ध्यान में रखते हुए ही संसद के चुनावों के लिए जो प्रत्याशी हैं वो खड़े होते हैं। अच्छा, अब इसके बाद आता है उच्च सदन अर्थात राज्यसभा। अच्छा, राज्यसभा क्या है? जैसा कि हमने आपको बताया, राज्यसभा राज्यों के प्रतिनिधियों का घर है, यानी कि राज्यों द्वारा राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं वो आते हैं। इसमें 250 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं, जिनमें से 12 को राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान हो या व्यवहारिक अनुभव होता है, उन्हें रखने वाले उन व्यक्तियों में से नामांकित किया जाता है। और इन नामांकित कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। अच्छा, एक चीज अगर आप देखें, अगर हम भारतीय राज्यसभा को अमेरिका की जो उच्च सदन है यानी जो सेनेट है, अगर हम उससे एक तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो हम ये पाते हैं कि भारतीय राज्यसभा कम शक्तिशाली है और यूएस की जो उच्च सदन है, भारतीय उच्च सदन कम शक्तिशाली है और अमेरिका का जो उच्च सदन है वह बहुत शक्तिशाली है। इवन जो यूएस का उच्च सदन है उसे विश्व का सबसे शक्तिशाली उच्च सदन माना जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पे जो सेनेट है, पहली बात वहां पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। इक्वल रिप्रेजेंटेशन मतलब जैसे आप इंडिया में देखते हैं, इंडिया में राज्यसभा में ये देखा गया है कि जिस राज्य की एरिया और पॉपुलेशन के हिसाब से
यहाँ पे सदस्य जो है वो भेजे जाते हैं। उत्तर प्रदेश से अलग नंबर के सदस्य जाएंगे राज्यसभा में। जो ईस्ट के स्टेट्स हैं, नागालैंड, त्रिपुरा, वहां से आप देखेंगे एक एक जा रहा है, एक एक सदस्य राज्यसभा में भेजा जाता है। तो यहाँ पे एरिया और पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए नंबर ऑफ कैंडिडेट्स या नंबर ऑफ सदस्य भेजे जाते हैं राज्यसभा में। जब हम सेनेट की बात करते हैं अमेरिका के, तो वहां पे ये व्यवस्था नहीं है। वहां पे हम क्या देखते हैं, प्रत्येक राज्य से सिर्फ 2 सदस्य जा रहे हैं, चाहे उनकी जितनी भी जनसंख्या हो, जितना भी उनका एरिया हो, उससे कोई उनको मतलब नहीं है। एवरी स्टेट, जितने भी वहां के राज्य हैं, वो हर राज्य सिर्फ और सिर्फ 2 सदस्यों को भेजते हैं, कहाँ पे, सेनेट में। और इसके साथ ही साथ वहां पे जो निर्णय की शक्ति है, वह वहां पे निचले सदन के पास उतनी नहीं है जितने की उच्च सदन के पास है। इसका जैसे आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, लीग ऑफ नेशंस, अगर आपने सुना हो। लीग ऑफ नेशंस नहीं तो जैसे आज के टाइम पे यूनाइटेड नेशंस है। यूनाइटेड नेशन से पहले एक और बनाया गया था इसी तरीके का यूनिवर्सल सार्वभौमिक संगठन, एक और बनाया गया था, वह पहले विश्व युद्ध के बाद बना था, जिसको कहते हैं लीग ऑफ नेशंस। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका वहां के 28th जो प्रेसिडेंट थे, वुड्रो विल्सन, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उसके गठन में, उसको बनाने में। और उनका उद्देश्य क्या था लीग ऑफ नेशंस बनाने का? वह ये सोच रहे थे कि जैसे यूनाइटेड नेशंस आज के समय पे है, कि वो इस उद्देश्य के साथ स्थापित है कि तीसरा विश्व युद्ध ना हो। अगर आप एक बेसिक वो देखें उसका बेसिक उसका जो ऑब्जेक्टिव है, जो उसका बेसिक उद्देश्य है, वो ये है कि तीसरा विश्व युद्ध ना हो। तो वैसे ही जब लीग ऑफ नेशंस बना था, तो उसका प्राइमरी उद्देश्य यही था कि दूसरा विश्व युद्ध ना हो। पर दूसरा विश्व युद्ध हो गया, और इसलिए क्या हुआ, उसका विघटन कर दिया गया, लीग ऑफ नेशंस को खत्म कर दिया गया। पर लीग ऑफ नेशंस जो है उसको बनाने में अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे, वुड्रो विल्सन, उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेकिन इवन दो उन्होंने उसको बनाया था या उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, येट अमेरिका खुद जो था वो लीग ऑफ नेशंस का सदस्य नहीं था। वहां पे कहा जाता है कि लीग ऑफ नेशंस इसलिए भी फेल हो गया था क्योंकि देयर वाज अ प्रॉब्लम ऑफ एम्प्टी चेयर, खाली कुर्सी की समस्या थी। और खाली कुर्सी किसकी थी? वो खाली कुर्सी थी यूएसए की, यानी अमेरिका की। अब क्वेश्चन ये आता है कि अमेरिका उसका सदस्य क्यों नहीं बना था? वो इसलिए नहीं बना था क्योंकि सेनेट ने अप्रूव नहीं किया था। यानी कि अमेरिका का जो उच्च सदन है सेनेट, यानी जैसे भारत का राज्यसभा है, वैसे वहां का जो उच्च सदन है सेनेट, उसने रैटिफिकेशन के लिए उसने अप्रूव नहीं किया, उसने इस चीज की अनुमति नहीं दी। और इसलिए अमेरिका जो था वह लीग ऑफ नेशंस का सदस्य नहीं बन पाया। हालांकि लीग ऑफ नेशंस के फेल होने में सिर्फ यही एक वजह नहीं है, कई और वजह हैं। जैसे अगर आप आज के समय में देखें, यूनाइटेड नेशंस है, तो उसे हम अगर मानते हैं कि वो हाँ काफी हद तक वो सक्सेसफुल है, ठीक है, ड्रॉबैक सबके होते हैं, बट अगर हम उससे देखें कि वो काफी हद तक सक्सेसफुल है, तो उसकी एक बड़ी वजह क्या है? उसकी एक बड़ी वजह ये है कि जितने भी शक्तिशाली राज्य जिन्हें हम शक्तिशाली मानते हैं, वो ग्रेट पावर क्लब जो है, बड़े राज्य जिनको हम स्थायी 5 सदस्य देखते हैं, वो सारे उसके हिस्सा हैं। तो उस समय पे ये माना गया था कि किसी भी संगठन को अच्छे तरीके से चलाने के लिए, किसी भी संगठन के सक्सेसफुल होने में, जो ग्रेट पावर कोलैबोरेशन है, यानी विशेष रूप से जो शक्तिशाली राज्यों का जो एक साथ आना है, वो जरूरी समझा जाता है। और वो चीज लीग ऑफ नेशंस में एब्सेंट थी। बहरहाल आपको यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देने का मतलब ये था कि जो भारतीय राज्यसभा है वह कम शक्तिशाली माना जाता है, और जो यूएस का उच्च सदन है सेनेट, वह विश्व का सबसे शक्तिशाली राज्य माना जाता है। अच्छा, इसमें 250 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं, और 12 को राष्ट्रपति द्वारा नामांकित नॉमिनेट किया जाता है, जिन्होंने कुछ स्पेशल किया हो साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान में, कला में या समाज सेवा में। अच्छा, शेष सदस्यों का चुनाव राज्यसभा की राज्य की विधानसभाओं के सदस्य द्वारा राज्य की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। अच्छा, लोकसभा के विपरीत अप्रत्यक्ष चुनाव का तरीका राज्यसभा द्वारा अपनाया गया है। अच्छा, जैसे लोकसभा में आप देखते हैं डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, तो राज्यसभा में क्या है? राज्यसभा में हम देखते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाता है। राज्यसभा के जो प्रतिनिधियों के सदस्यों में एक रूपता नहीं है, वही जो हमने आपको समझाया कि यहाँ पे डिफरेंट स्टेट से डिफरेंट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को भेजा जाता है राज्यसभा में। इसका अर्थ ये हुआ कि जिन राज्यों की जनसंख्या अधिक है, वहां कम जनसंख्या वाले राज्यों की तुलना में सदन में अधिक प्रतिनिधि बैठते हैं।
राज्यसभा एक सतत सदन है, मतलब ये एक स्टेबल हाउस है। यहाँ पे आप जैसे लोकसभा को विघटन प्रोन है, वहां पे अगर विघटन हो सकता है, राज्यसभा एक स्टेबल है, ये परमानेंट हाउस है। यह एक स्थायी निकाय है जो विघटन के अधीन नहीं है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद सेवानिवृत्त होते हैं और रिक्त पदों के लिए पुनः चुनाव किए जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों के पास 6 साल का कार्यकाल होता है। जब तक वह इस्तीफा नहीं देते हैं या अयोग्य घोषित नहीं किए जाते हैं, वह अपना कार्यकाल पूर्ण करते हैं। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि राज्यसभा क्या है। इसमें हम 245 मेंबर्स हैं जो कि राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 233 स्टेट से आते हैं और यूनियन टेरिटरीज से आते हैं। यूनियन टेरिटरी अभी हमने आपको समझाया क्या होती है। ये अप्रत्यक्ष चुनाव होता है और 12 जो सदस्य हैं उनको राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। अच्छा, राज्यसभा की अगर हम शक्तियां संक्षिप्त में देखें तो आप उसको एक तुलना भी कर सकते हैं उसकी लोकसभा की शक्तियों के साथ। राज्यसभा उन सभी मामलों की जानकारी लेने का अधिकार रखता है जो विशेष रूप से लोकसभा के क्षेत्र में आती हैं। इसे मंत्रिपरिषद में अविश्वास पत्र पारित करने का अधिकार नहीं है, मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन ये नहीं ला सकते हैं। धन विधेयक के मामले पर इसका अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। अच्छा, एक चीज जो समझने वाली है, जो बिल्स होते हैं, जो विधेयक होते हैं, एक होता है धन विधेयक और एक ऑर्डिनरी विधेयक होता है। जो धन विधेयक होता है, जिसको फाइनेंशियल बिल भी कहा जाता है, ये बेसिकली कहा ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। धन विधेयक राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता है। और दूसरी विशेष रूप से बात यह है कि जनरली एक विधेयक की प्रोसेस क्या होता है, एक विधेयक पारित करने का प्रोसेस क्या होता है कि 90% जो विधेयक है वो लोकसभा में ही ओरिजिनेट होते हैं, वो वहीं पे लाए जाते हैं। लोकसभा से पारित होकर वह राज्यसभा जाते हैं। राज्यसभा उसमें संशोधन कर सकते हैं या उसमें संशोधन की एडवाइस दे सकते हैं और वह पुनः उसे लोकसभा भेज सकते हैं। फिर लोकसभा उसमें चेंजेस करें या ना करें, ये लोकसभा पे निर्भर करता है। और फिर लोकसभा उसे वापस राज्यसभा में भेजते हैं और राज्यसभा से पारित होकर वह राष्ट्रपति के पास जाता है हस्ताक्षर के लिए। जो धन विधेयक है, उस विधेयक में राज्यसभा के पास कोई विशेष भूमिका नहीं है। धन विधेयक लोकसभा से पारित होगा। लोकसभा से पारित होकर जब वह राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा उसमें सजेशंस दे सकते हैं, परंतु राज्यसभा के लिए मोस्टली ये देखा जाता है कि राज्यसभा उसे पारित कर दे, और अगर राज्यसभा ने उसे 14 दिन के अंतराल के अंतर्गत पारित नहीं किया तो उसे राज्यसभा से पारित समझा जाता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है। अर्थात हम ये देखते हैं कि राज्यसभा की धन विधेयक के मामले में कोई विशेष शक्ति नहीं है। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण कर सकती है या उसका प्रस्ताव पारित कर सकती है। एक विशेष भूमिका इसकी ये है। और अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्यसभा 2/3 बहुमत से यह संकल्प पारित कर सकती है कि कोई मामला राष्ट्र हित में समीचीन है। मतलब आप एक अमेलगमेशन में देखेंगे तो हम ये मानते हैं कि राज्यसभा को कोई विशेष शक्तियां नहीं दी गई हैं। और अगर आप इसे कंपेयर करें, जैसे हम अगर उच्च सदन जो बेसिक राज्य हैं, इंडिया, यूएसए और यूके यानी ब्रिटेन, तो इन 3 राज्यों में अगर हम देखें तो सबसे शक्तिशाली उच्च सदन है अमेरिका का। उसके बाद कुछ शक्तियां आती हैं जो कि हैं भारतीय राज्यसभा के पास। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करेंगे यूके से यानी ब्रिटेन से, तो ब्रिटेन का जो उच्च सदन है, अर्थात हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है उसे, उसके पास भी कोई विशेष शक्तियां नहीं है। अच्छा, राज्यसभा में आप ये देखिए, जो लोकसभा, पहले लोकसभा और राज्यसभा दोनों में प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स यानी कि जिनको हम स्पीकर कहते हैं। तो जब हम लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा के स्पीकर की स्थिति कमोबेश इंग्लिश हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर के समान होती है। अच्छा, इंग्लिश हाउस ऑफ कॉमन्स मतलब आप इसको देखें, अगर इस तरह से समझें, अगर यूके का स्ट्रक्चर हम देखते हैं, आपको हमने यूएसए का स्ट्रक्चर समझाया, आपको भारतीय व्यवस्था हम समझा रहे हैं। एक अगर हम तुलना करेंगे इसकी यूके के स्ट्रक्चर से यानी कि ब्रिटेन के स्ट्रक्चर से, तो वहां की संरचना कैसी है। वहां पे जहां पे आपका हेड, यहाँ पे प्रेसिडेंट है, वहां पे हेड कौन है, मोनार्क। और मोनार्क के अंतर्गत आता है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अर्थात जो वहां की विधायिका है, वहां पे भी जैसे इंडिया में आपके पास पार्लियामेंट है, वहां पे भी पार्लियामेंट है। उनका उच्च सदन है हाउस ऑफ लॉर्ड्स,
और उनका निचला सदन है हाउस ऑफ कॉमन्स। जब हम यूके की यानी कि ब्रिटेन की कार्यपालिका की बात करते हैं तो वहां पे हेड में कौन है? प्राइम मिनिस्टर अर्थात प्रधानमंत्री, और फिर उसके बाद उनके एमपीज, जैसे इंडिया में आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिलते हैं वैसे वहां पे भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, और सिविल सर्विसेज भी उनके अधीन आती है। अच्छा, इसके बाद जो जुडिशरी है वहां की, पहले 2009 से पहले जो जुडिशरी सिस्टम था, या जो जैसे इंडिया में आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय मिलते हैं, वहां पे जो कोर्ट का स्ट्रक्चर था वो जो था वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी कि उच्च सदन में सम्मिलित था। बट 2009 के बाद से उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के सिस्टम को अपनाया है और वहां पे भी आपको अब सुप्रीम कोर्ट मिलता है। तो यहाँ पे जो आपको हम कंपैरिजन लेके आए हैं वो ये है कि इसमें कहा गया है कि जो लोकसभा का जो स्पीकर है, भारतीय लोकसभा का स्पीकर, वह इंग्लिश हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रकार ही उसकी शक्तियां हैं, अर्थात भारतीय लोकसभा का जो स्पीकर है वो भी शक्तिशाली है, और जो हाउस ऑफ कॉमन्स, यूके का जो हाउस ऑफ कॉमन्स है उसका भी जो स्पीकर है वह भी शक्तिशाली है। एक बार कार्यालय के लिए चुने जाने के बाद स्पीकर का किसी पार्टी से जुड़ाव नहीं होता है, लेकिन वह निष्पक्ष तरीके से वह काम करता है। वह सदस्यों के अधिकारों और विशेषाधिकारों के संरक्षण के रूप में कार्य करते हैं। अच्छा, इसको आप इस तरह से समझिए, जैसे इंडिया की ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है, नौकरशाही, भारतीय नौकरशाही या जो सिविल सर्विस है उसे हम क्या कहते हैं? वह एक परमानेंट फेस होता है, ठीक है, वह स्थायी होता है, और इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी गवर्नमेंट आ रही है, कोई भी पार्टी सरकार बना रही है, हम ये मानते हैं कि जो नौकरशाही है उसका, जो सिविल सर्विसेज है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनका रोल क्या है? उनकी भूमिका ये है कि उन्हें सिर्फ जो गवर्नमेंट इन पावर है, सत्ता में जो गवर्नमेंट आई है उसको उसे क्या करना है? सर्व करना है, या उसके जो भी काम होते हैं, उनके द्वारा दिए गए जो काम होते हैं वो सारे उन्हें करने हैं, यानी निष्पक्ष रूप से, विदाउट एनी बायसनेस। वही रोल हम देखते हैं स्पीकर का भी होता है। जो स्पीकर होते हैं उनका भी भूमिका यही है कि भले ही वो जिस भी पार्टी से जीत के आए हों, परंतु जब वो एक बार स्पीकर के पद पे आ जाते हैं तो उन्हें निष्पक्ष तरीके से काम करना होता है। वह किसी भी स्पेशल पार्टी को या किसी भी पार्टी के प्रति अपने जो उनका झुकाव है वह उसे व्यक्त नहीं कर सकते हैं, वह उन्हें निष्पक्ष तरीके से उन्हें काम करना होता है। और इसके साथ ही साथ उनकी एक विशेष भूमिका ये है कि जो सदस्य हैं उनके जो अधिकार हैं या जो उनके विशेष अधिकार हैं उसका संरक्षण भी कौन करते हैं? सभापति यानी कि स्पीकर करते हैं। स्पीकर के पास सदन की कार्यवाही के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने की शक्ति होती है। जैसे अगर आप कभी सेशंस देखें, लोकसभा की प्रोसीडिंग्स देखें या विधानसभा की प्रोसीडिंग्स देखें, तो उसमें आप देखेंगे कि स्पीकर का काम क्या है? स्पीकर सबको बोलने का चांस देते हैं। इसके साथ ही साथ अगर कोई बोलना चाह रहा है, वो देख रहे हैं कि और लोग बोलने नहीं दे रहे हैं, तो वो जो एक व्यवस्था है, वो जो संचालन है वो कौन सुनिश्चित करेगा? वो स्पीकर सुनिश्चित करते हैं। ये उनका कार्य होता है कि वो ये इंश्योर करें कि सारे जो सदस्य हैं वह अपनी बात रख पाए। अध्यक्ष प्रमाणित करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। अच्छा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब कोई भी विधेयक लोकसभा में आता है तो उसे धन विधेयक का दर्जा दिया जाए या ना दिया जाए, इसका निर्णय कौन लेता है? इसको प्रमाणित कौन करता है? वह स्पीकर करते हैं। अर्थात स्पीकर के पास ये शक्ति है कि वह किसी भी विधेयक को, किस विधेयक को धन विधेयक बताना है या नहीं बताना है, वह इसका निर्णय ले। तथा जब सदन भंग हो जाती है तो स्पीकर अपना पद खाली नहीं करते हैं, वह जब तक जारी रहता है जब तक कि नए सदन के नए स्पीकर का चुनाव नहीं हो जाता। अच्छा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको आप इस तरह से समझिए कि जब सदन भंग हो गया यानी गवर्नमेंट गिर गई, सरकार गिर गई, तो स्पीकर जो होते हैं वो जनरली वहीं से आते हैं, तो उनको भी अपना पद छोड़ देना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है। स्पीकर अपने पद को रिक्त नहीं करते हैं, वह अपना पद नहीं छोड़ते हैं, और वह तब तक पद पे बने रहते हैं जब तक नया सदन जो आया है या जो नई सरकार आई है वह एक नए स्पीकर का चुनाव नहीं कर देती है। ये आपको समझना इसलिए जरूरी है कि स्पीकर की भूमिका एक संसदीय व्यवस्था में, जैसे आप देख रहे हैं लोकसभा हो गया या राज्यसभा हो गया, तो इसमें एक विशेष भूमिका एक स्पीकर निभाते हैं। स्पीकर को उनका एक पद होता है, उनकी एक रिस्पेक्ट होती है, और इसलिए स्पीकर को सभापति जो होते हैं उनको निर्णय भी कई लेने का अधिकार दिया जाता है, हमारे संविधान द्वारा ये दिया गया है।
स्पीकर की अनुपस्थिति में डेप्यूटी स्पीकर सदन की अध्यक्षता करते हैं। अच्छा, एक ऐसी स्थिति जहाँ पे स्पीकर प्रेजेंट नहीं है तो वहां पे कौन आते हैं, वहां पे डेप्यूटी स्पीकर उनकी जगह लेते हैं। अच्छा, ये तो हो गया लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष कौन हो गए, आपके स्पीकर हो गए। अब राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं, क्योंकि राज्यसभा की भी जो प्रोसीडिंग्स होती हैं या राज्यसभा की भी जो निर्णय होते हैं या जो उनके सेशंस होते हैं उन्हें भी चलाने का काम किसका है, राज्यसभा के भी जो स्पीकर होते हैं या राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं, अर्थात वाइस प्रेसिडेंट। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। जिस अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं या राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते हैं वह राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी के रूप में कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये है जनरली जब प्रेसिडेंट होते हैं पावर में, तो प्रेसिडेंट के जब तक प्रेसिडेंट है गद्दी अपने सीट पे, तब तक प्रेसिडेंट सारे निर्णय लेते हैं, प्रेसिडेंट का जो भी कार्य है वो अपने करते हैं। एक ऐसी स्थिति जहां पे प्रेसिडेंट एब्सेंट है किसी रीजन, किसी वजह से, तो जब उपराष्ट्रपति उनकी जगह पे आते हैं और वो जब उनकी जगह पे उनके कार्य करते हैं या जो उनके द्वारा उनकी जो पावर्स हैं उनका निर्वहन करते हैं, तो उस स्थिति में वह राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का कार्य नहीं कर सकते हैं। अर्थात वह एक समय पे एक ही भूमिका निभा सकते हैं, या तो वह उपराष्ट्रपति के रूप में, क्योंकि उपराष्ट्रपति को संविधान द्वारा चेयरमैन बनाया गया है राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, तो या तो वो भूमिका निभाएंगे, अन्यथा अगर उन्हें राष्ट्रपति की जगह पे आना पड़ता है किसी वजह से, तो वह राष्ट्रपति की जगह पे जब आते हैं तो वह राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर सकते हैं। अच्छा, उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा संयुक्त बैठक में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अर्थात प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के अनुसार एकल संक्रमणीय मत अर्थात सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से किया जाता है, और ऐसे चुनावों में मतदान गुप्त मतदान द्वारा किए जाते हैं। अच्छा, मोस्टली जो प्रेसिडेंट का सिस्टम होता है, जैसे अभी हमने आपको समझाया था, प्रत्यक्ष निर्वाचन और अप्रत्यक्ष निर्वाचन। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन जो है वो जनरली वो अप्रत्यक्षी होते हैं, यानी इनडायरेक्ट होते हैं। तो उपराष्ट्रपति का भी जो चुनाव है वो भी अप्रत्यक्ष होता है। जैसे आपको बताया, राष्ट्रपति में क्या होता है कि एक इलेक्टोरल कॉलेज का बनाया जाता है, उस इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से जो राष्ट्रपति हैं उनका चुनाव किया जाता है। तो वही प्रक्रिया हम देखते हैं कि उपराष्ट्रपति में भी आती है कि उनका चुनाव संसद के दोनों सदनों द्वारा संयुक्त बैठक में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत के आधार पे किया जाता है। और जो चुनाव है ये गुप्त चुनाव के रूप में किए जाते हैं, जैसे जो सीक्रेट बैलेट जैसे आप देखते हैं लोकसभा के चुनाव में, तो वैसे ही ये भी जो इसका मतदान है ये गुप्त रूप से किया जाता है, ओपन वोटिंग नहीं होती है। गुप्त हम क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए दो तरीके की वोटिंग होती है। एक होती है ओपन वोटिंग, जैसे आपने सिंपली हाथ उठा दिया कि हाँ हम लोग इसके लिए वोट कर रहे हैं, हम इसके लिए वोट नहीं कर रहे हैं। गुप्त मतलब कि हम उसको प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखा रहे हैं कि हमने किसको वोट दिया है। उपराष्ट्रपति संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। तो उपराष्ट्रपति को ये संविधान द्वारा कहा गया है कि वह राज्य विधानमंडल के भी सदस्य नहीं हो सकते हैं या वो किसी और सदन के सदस्य नहीं हो सकते हैं। वह 5 साल की अवधि के लिए पद को धारण करते हैं, अर्थात वह 5 साल के लिए उन्हें भी चुना जाता है। तो ये हो गए जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो होते हैं स्पीकर, वो गवर्नमेंट द्वारा चुने जाते हैं और वह तब तक अपने पद पे रहते हैं जब तक एक नए स्पीकर का निर्वाचन नहीं हो जाता है। अगर गवर्नमेंट हट भी जाती है तो भी स्पीकर अपने पद से नहीं हटते हैं। जब हम राज्यसभा के अध्यक्ष की बात करते हैं तो राज्यसभा के अध्यक्ष में कौन आता है, हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, और उनको कहा जाता है कि वह एक एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है। अच्छा, एक शॉर्ट में हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि राज्य विधानमंडल क्या होता है। यानी कि जैसे हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि सेंटर में हमारे पास लोकसभा और राज्यसभा है, तो स्टेट लेवल पे हमारे पास राज्य विधानमंडल है। राज्य विधायिका में राज्यपाल होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद दोनों होते हैं। सभी राज्यों में विधानसभा में दोनों सदन नहीं है, कहीं आपको विधानसभा मिलेगी, कहीं आपको विधान परिषद मिलेगा। हर राज्य विधान परिषद को नहीं स्थापित करता है। अच्छा, जहाँ पे 2 सदन होते हैं उन्हें द्विसदनीय कहते हैं, और जहाँ पे केवल एक सदन होता है यानी विधानसभा
वहाँ एक सदन व्यवस्था कही जाती है। अच्छा, दोनों सदनों में हम ये देखेंगे कि प्रमुख समानता जो एक तरह से जो सदस्य नहीं जो राज्य विधान परिषदों को नहीं स्थापित करते हैं, उनका प्रमुख कारण जो होता है वह समानता आर्थिक माना जाता है। और भारत के 28 राज्यों में से केवल आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय व्यवस्थाएं देखी गई हैं। शेष सभी राज्यों में हम देखते हैं एक सदन होता है, एक विधायिकाओं में। तो आज इसके साथ हम आपका विधायिका हमने कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट सेशन में हम आपके साथ एक नया टॉपिक लेके आएंगे जो कि आपके पाठ्यक्रम का भाग होगा। धन्यवाद बच्चों।